दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपीआई का यूज करते हैं। किसका? एपीआई का। फ्रंट एंड हमारा नेक्स्ट.जेएस का हो, बैक एंड चाहे हमारा नोड.जेएस का हो, चाहे हमारा जो है ना .नेट का हो, या फिर फास्ट एपीआई हो। पाइथन का एक फ्रेमवर्क है हमारे पास जो है फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई से हम लोग एपीआई बनाते हैं। मान स्टैक का नाम सुना है किसी ने? मान के अंदर क्या होता है, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड.जेएस, वो एक फुल स्टैक है। मतलब आप मोंगोडीबी भी यूज होता है उसमें, और फ्रंट एंड हमारे पास रिएक्ट भी होती है, और देन हमारी एपीआई के लिए हमारे पास नोड.जेएस भी यूज होता है। बेसिकली उसके उसका एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस, हम उसको यूज करते हैं। तो फ्रंट एंड अलग, बैक एंड अलग, और एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं जो कि एपीआई बनाता है, दोनों को कम्युनिकेट करता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा होगा कि आपका नेक्स्ट.जेएस का वाले फ्रेमवर्क हो, बैक एंड आपका पाइथन का हो, बीच में आपको कम्युनिकेशन करने के लिए एपीआई हमारे पास पाइथन के अंदर फास्ट एपीआई यूज होती है। इसकी फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई बहुत ही आसान है, इतनी मुश्किल है नहीं। मैं भी आगे चल के हम लोग एक्सप्लोर करें, शायद जब हम लोग देख रहे थे तब कंटेंट के अंदर थी, और अभी के केस में नहीं होते। हमने पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, और उसके बाद आपको बताया सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने से चीजें नहीं बनती, बन जाती है। रिएक्ट हमने पढ़ी थी, नेक्स्ट.जेएस हमने पढ़ी थी, लेकिन उससे पहले हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी। सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट के सीखने से आप लोग कोई वेबसाइट बना पा रहे थे? नहीं बना पा रहे थे। तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है कि आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बनी लाइब्रेरी यूज करें, या कोई फ्रेमवर्क यूज करें जो आपको चीजें आसान करके दे। सिर्फ जावास्क्रिप्ट से या टाइपस्क्रिप्ट से भी हमारी चीजें बन सकती थी। अभी भी हमारा जो है ना, हमने सिर्फ पाइथन पढ़ी है, लैंग्वेज, उसके बाद हमने उसका एक फ्रेमवर्क पढ़ा जो कि ओटीए यूज करें, कोई और एप्लीकेशन यूज करें, मोबाइल ऐप यूज कर ले, वो एक अलग चीजें होती हैं। ये जो चीजें बता रहा हूँ, ये हर प्रोग्रामर को पता होनी चाहिए। काफी सारे ऐसी चीजें बैठे होंगे जिनको ये चीजें पहले से ही मालूम होगी, जिनको नहीं मालूम लगा करता चलूं कि फ्रंट एंड आपका कोई भी हो, चाहे वो आपका मोबाइल ऐप हो, चाहे आपकी वेबसाइट नेक्स्ट.जेएस पे बनी हो, रिएक्ट पे बनी हो, एचटीएमएल सीएसएस पे बनी हो, बैक एंड आपका ये भी चल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो फ्रंट एंड हमारा नेक्स्ट होगा, बैक एंड हमारा ओपीडीआई एजेंटिक एसडीके का, और दोनों को कम्युनिकेट करवाएंगे हम लोग फास्ट एपीआई से। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आजकल खुद ही कंप्लीट फुल स्टैक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उनकी नॉलेज में ये चीज आ जानी चाहिए, क्योंकि मंडे के अंदर कोई आई थिंक एक चैलेंज चल रहा है सर अशारिफ की तरफ से, जिसके अंदर आप लोगों ने कोई एक स्टार्टअप का अपना एक प्रोडक्ट बनाना होता है। प्रोडक्ट जो बनाएगा आशारिफ भाई ने अनाउंस किया कि उनको आशारिफ भाई की तरफ से $1000 इनाम दिया जाएगा। ये वहाँ पर चल रहा है, मंडे की क्लास के लिए, क्योंकि आशारिफ भाई ये जो है ना अपने स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, आपको जानना चाहिए। अच्छा, लास्ट के अंदर तकरीबन अपने टॉपिक्स अभी हमारे कुछ ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके लेवल 1 ये चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। पढ़नी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप लोग कोई एजेंट बनाते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का तो पता है ना सबको क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या हम लोग जब अपना एजेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, या फिर कोई टूल बना रहे हैं तो उसके अंदर उसकी चीजें ट्राई कर रहे होते हैं, या फिर अगर हम से चीजें ट्राई करवा रहे हैं तो ये बेहतर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अपने एजेंट को बेहतर जो है ना आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो हमारे पास मेथड है इनेबल वाला,
इनेबल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि फंक्शन को किस तरह से हम लोग जो है एक्सेसिबल और अनएक्सेसिबल बनाए एक एजेंट के लिए। सबसे पहले तो हम लोग अपना डायनामिक इंस्ट्रक्शन तक आते हैं। डायनामिक इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि बाज़ औक़ात आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मल एजेंट बनाते हैं और उसके लिए स्टैटिक इंस्ट्रक्शंस रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं? स्टैटिक इंस्ट्रक्शंस रखते हैं कि मतलब आपने खुद हार्ड कोडेड वो इंस्ट्रक्शन लिख दी हो, जैसे नॉर्मल हम लोग आजकल बना रहे हैं। लेकिन ये कहता है कि आप उसको कॉलेबल भी बना सकते हैं या फिर आप जो है ना उसको डायनामिक बना सकते हैं। डायनामिक का क्या मतलब होता है? आप खड़ा करके कोई बताए डायनामिक का क्या मतलब होता है? कंटेंट ऑटोमेटिक मशीन हो। आप बिहेवियर डिफाइन करें, ठीक है। और ये वो हमारे रन टाइम पर चेंज हो रही होती है। इस केस में क्या होता है कि डायनामिक हमारी इंस्ट्रक्शन है कि हमारी रन टाइम पर वो चेंज हो। नॉर्मली जब भी हम लोग अपना इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो स्टैटिक है। अभी हम चाहते हैं कि हमारे कंटेंट के बेस पे या हमारे कॉन्टेक्स्ट के बेस पर हमारी इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाए। हम एक एजेंट बना रहे हैं जिसके अंदर कुछ जो है ना हमारे पास सब्सक्रिप्शन होगी। एक होगा बेसिक यूजर, एक होगा सब्सक्रिप्शन बेस्ड यूजर जो कि हमारी सब्सक्रिप्शन परचेज करता है। हम चाहते हैं जो बेसिक यूजर है उसको हम लोग नॉर्मल रिस्पॉन्स दें, हमारा एड यूजर को नॉर्मल तरीके से उससे बात करें। लेकिन जो हमारा प्रीमियम यूजर है जिसने पे किया है हमें, हम चाहते हैं उसको बेहतर रिस्पॉन्स मिले, उससे वो बेहतर तरीके से बात करें। ठीक है, ये तो मैं एक केस बता रहा हूँ, आप इसके मल्टीपल केसेस निकाल सकते हैं। इसके अंदर मैं लास्ट अभी मैं काम किया रिसेंटली एक प्रोडक्ट के ऊपर। बैंक का प्रोडक्ट था, उसके लिए हमें मल्टीपल जो है ना अपना एजेंट्स बनाने थे। मतलब कि आप चाहें तो उसको एक डॉक्टर का एजेंट हो सकता है, एक जिम का एजेंट हो सकता है, एक हॉस्पिटल का हो सकता है, एक होटल का हो सकता है। तो हमने सिर्फ एक ही एजेंट बनाया, उसकी इंस्ट्रक्शन हमने डायनामिक रखी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ज़रिए। जब भी फ्रंट एंड से यूज़र फॉर्म फिल करेगा वो कहेगा भाई डॉक्टर, तो मुझे डॉक्टर का एजेंट बनाना है, तो उसकी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है जो कि ऑटोमेटिकली उस एजेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अगर वो सिलेक्ट करता है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के बेस पर एक हमने इंस्ट्रक्शन तैयार की हुई है। ये थोड़ा फ्रंट एंड से ये किस तरह से हो रही है, तो ये आपको फुल स्टैक आना चाहिए ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझें। लेकिन ये चीज़ें आसान है। बैकएंड हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर इसका लॉजिक ये है कि जब भी आप एक स्टैटिक इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप चाहते हैं उसको हम डायनामिक करें, रन टाइम पे चेंज हो, यूज़र बेस्ड हमें आंसर करें। कि बेसिक यूज़र हो तो नॉर्मल आंसर करें, लेकिन अगर हमारा यूज़र जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके बैठा है तो उसको अच्छे से रिस्पॉन्स करें। तो हम क्या करते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शन को डायनामिक करते हैं और कॉन्टेक्स्ट के बेस पे। लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि यूज़र कौन सा है, बेसिक यूज़र है, प्रीमियम यूज़र है। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था कि हमने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया था जिसके अंदर एक प्रीमियम यूज़र की आई थिंक प्रॉपर्टी रखी थी, ऐसा ही था। आज के दौर में आप लोग ओपिनियन एजेंटिंग एसडीके सीख रहे हैं। ये एआई हमारा बहुत स्मार्ट हो चुका है। आज के दौर में जो भी काम आपको कोई बोलता है ना, आप वो सारा कर सकते हो। मतलब कुछ भी वो कहता है कि भाई मुझे जो है ना एक मेरी मार्केटिंग चल रही है अपना फेसबुक पर, जहाँ पर जो है ना मैं एड चलाता हूँ। वो क्लाइंट जो है ना एड्स देखता है, वो क्लिक करके आता है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करता है। लेकिन कभी दिन को मैसेज कर रहा है, कभी रात को देख रहा है, कभी 2 बजे वो रील देखकर मुझे रिस्पॉन्स करता है। मैं सारा दिन 24 घंटे वहाँ पर बैठ नहीं सकता कि मैं उसको रिस्पॉन्स करूँ। तो मैं चाहता हूँ एक व्हाट्सएप पर एक एआई खड़ा कर दूँ। जब भी व्हाट्सएप पे कोई वो मैसेज करे तो मेरा व्हाट्सएप पर एक एजेंट हो जो उससे बात करे नॉर्मल तरीके से, उसका ऑर्डर ले, उस ऑर्डर को एक्सेल शीट के अंदर सेव कर दे। अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जिस तरह से वो अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, कोई रात को 2 बजे मैसेज करता है, तो वो उससे नाम पता पूछकर उसकी अपॉइंटमेंट बुक कर दे और मेरे कैलेंडर के अंदर सेव कर दे व्हाट्सएप के अंदर। इस तरह से जो है ना लोग चाहते हैं। अभी बेसिकली मैं इसी एक प्रोडक्ट पर काम भी कर रहा हूँ, क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट है।
इसके अंदर बेसिकली हमने 4 जो है ना एक एजेंट बना रखे हैं। सिंपल, आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये व्हाट्सअप की बात नहीं कर रहा, ये इंस्टाग्राम नहीं है, ये फेसबुक सिर्फ नहीं है, ये लिंक्डइन भी नहीं है, ये ट्विटर भी नहीं है, हर प्लेटफॉर्म की आपको एक अदद एपीआई की मिलती है। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म की आपको एपीआई की मिलती है जो कि आप परचेज करके अपने एआई एजेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने एक व्हाट्सअप बनाया, ठीक है, नॉर्मल व्हाट्सअप। व्हाट्सअप के बाद जो हमारे पास मेटा डेवलपर्स है ना, एक प्लेटफॉर्म है मेटा डेवलपर्स, फेसबुक को मेटा ने बनाया, पता है, ठीक है, उनकी एक वेबसाइट आती है मेटा डेवलपर्स, जहाँ से आपको व्हाट्सअप की एपीआई मिलती है, इंस्टाग्राम की मिलती है और हमारे पास फेसबुक की भी मिलती है। तो वहाँ से हमने क्या किया है कि एक एपीआई लेके वहाँ पर बेसिकली एक वेब बुक बनाया जाता है। अब मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप लोगों के जहन में हो ताकि कल को कोई आपसे कहे तो आप इन चीज़ों में डरे नहीं कि यार मुझे कैसे बनाना है। चीज़ें आसान है। आपने क्या करना है कि मैंने क्या किया है, अभी अपना बता रहा हूँ कि वहाँ पर हमने एक वेब बुक सेट किया है कि भाई ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जब भी कोई मैसेज आए आपने डायरेक्ट मेरे एआई को सेंड कर देना है। ठीक है, वेब आउट का काम है कि जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होगा, कोई मैसेज आएगा, वो मैसेज को उठा के एआई प्रोजेक्ट तक ले जाएगा, वहाँ से कोई मैसेज आएगा उठा के हमारे व्हाट्सएप तक पहुँचा देगा। ये सिंपल बैकएंड का लॉजिक है, आपको हर प्लेटफॉर्म की मिलती है। तो बैकएंड का लॉजिक बाकी किस तरह से है कि वो एक्सेल शीट में ऐड कर रहा है, वो सारा आपका एजेंट्स का काम है और टूल्स का काम है। यूज़र आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप एक टूल बनाया आपने, उसके अंदर एक्सेल शीट की यूआरएल ऐड कर दी, वो क्या करेगा, आपकी जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी वो ऐड कर देगा उस एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आज के दौर में एआई बहुत स्मार्ट हो चुका है। अच्छा, डायनामिक इंस्ट्रक्शन आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने इसको कवर किया था। इसके अंदर हमने क्या किया था कि एक नॉर्मल हमने डायनामिक एक इंस्ट्रक्शन का फंक्शन बनाया था। आई थिंक है भी कि नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ क्योंकि कोड मेरे पास आगे पीछे हो चुका है। इसके अंदर क्या है, आपने नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट बनाया, एक बेसिक यूज़र का जो है ना आपने उसके अंदर पैरामीटर बना दिया, और एक प्रीमियम का, हमने सिर्फ लास्ट क्लास में प्रीमियम का बनाया था। देन हमने एक डायनामिक इंस्ट्रक्शन का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं। कौन सा, एक कॉन्टेक्स्ट है और दूसरा एजेंट है। रन कॉन्टेक्स्ट रेफर और कॉन्टेक्स्ट कैसे पास किया जाता है ये सबको पता है। एजेंट हमारा नॉर्मल है, उसके अंदर भी कोई चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंस्ट्रक्शन रिटर्न कर रहा है, लाइक द यूजर्स नेम इज। अब उसने ये बात की द यूजर्स नेम इज, मतलब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट से नाम लिया जा रहा है। अगर वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में नाम होगा नेम, तो ये क्या बात करेगा, द यूजर्स नेम इज नेम। ठीक है, उसके बाद हेल्प देम विद देयर क्वेश्चंस। यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम इसको अपना प्रीमियम यूज़र हो कंडीशन लगा सकते हैं कि यूज़र अगर हमारा प्रीमियम है तो आप उसको डिटेल में आंसर करेंगे, साथ में उसको थैंक यू बोलेंगे, प्लीज़ करके आप उससे बात करेंगे। तो ये हमारा सिर्फ नॉर्मल कंडीशन बेस्ड है कि आपने कंडीशन लगाई इफ़ यूज़र प्रीमियम, तो हम लोग कॉन्टेक्ट से क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट डॉट यूज़र, तो वो प्रीमियम हो तो आप उससे अच्छे से बात करना, अगर बेसिक यूज़र हो तो आप नॉर्मल वे में उससे बात कर लेना। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक कवर किया था। इसके अलावा भी हम लोगों ने किए थे टॉपिक कवर, एक क्लोनिंग किया था वो वहीं पर ही हमने कंप्लीट किया था, और उसके अलावा इस इनेबल फंक्शन के अंदर हमने यूज़ किया था, वो भी कर लिया था। आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उनकी तरफ चलते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? आखिरी क्लास क्वार्टर की तैयारी किन किन लोगों की है एग्ज़ाम की? किन लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है और किन लोगों ने नियत कर ली है? अच्छा, नियत वाले ने, सही है। तो नियत तो कर ली, इस पर अमल कब करना है? एग्ज़ाम गुजर जाने के बाद। ठीक है, सही। अच्छा जी, लास्ट क्लास है, कुछ टॉपिक हमारे वैसे तो कंप्लीट हो गए हैं और इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो आज थोड़ा रिवीजन भी करवा लेंगे। बाकी कुछ हमारे पास टॉपिक रहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के और मार्कडाउन के, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो उसे कवर करवाएंगे। तो
अच्छा, कितने लोगों को पता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? बाकियों को नहीं पता। कितने लोगों ने नाम सुना हुआ है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का? ठीक है। कितने लोगों ने प्रॉम्प्ट का नाम सुना हुआ है? अरे ऐसे तो नहीं होता। अब चैट जीपीटी से बात करते हैं, उससे कोई क्वेरी करते हैं, उससे कोई हाय हेलो करते हैं, वो बेसिकली प्रॉम्प्ट होता है। क्या होता है? प्रॉम्प्ट। अब बात आती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपके जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसके लिखने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है? हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो LLMs हैं, हम उनसे जब कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो एक ये नॉर्मल कम्युनिकेशन हम करते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब प्रॉम्प्ट लिखने की कुछ टेक्निक्स है जिन्हें अगर हम इम्प्लीमेंट करें, जिन्हें अगर हम अपनाएं, तो उसकी मदद से हम मज़ीद ज़्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंट रिज़ल्ट गेट कर सकते हैं। और उस एफिशिएंट रिज़ल्ट गेट करने की जो टेक्निक्स है उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। एक तरीका ये है कि भाई मैं आया, सीधा कोई बंदा आया, मैं उससे आते ही उसको सबसे पहले एक चमाट लगाई और उससे बात करना स्टार्ट हो गया, हाँ भाई क्या हाल है। अब अगर कोई दोस्त आ रहे तो वो सही है, सह लेगा। लेकिन अगर कोई नया बंदा है तो क्या करेगा? बोलेगा बात की जवाब तो बाद में, पहले बता हाथ कैसे लगाया, और वहीं पर लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब हम LLM को अगर कुछ कहेंगे, वो बेचारा कुछ जवाब में देगा नहीं। हाँ, अगर उसे ट्रेन किया होगा किसी खतरनाक डेवलपर ने, तो हो सकता है वो भी अच्छी गाली सुना दे, सुना ही सकता है, मार फिलहाल नहीं सकता, फिलहाल आगे बात का पता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बेसिकली हमारे पास जब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, तो उसके लिखने के कुछ तरीके उन्होंने बताए कि भाई इस तरीके से नहीं, बल्कि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि हम देखते हैं बाद का जब हम LLM को रिस्पॉन्स देते हैं, LLM को क्वेरी करते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता, या वो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता। उसकी वजह यही है कि हमारे पास जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा होता है वो इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ होता कि LLM उसको सही तरीके से समझ सके। तो अगर आपने अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना सीख लिया तो आप LLM से, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से अच्छा रिजल्ट गेट करवा सकते हैं। और ये सिर्फ चैट जीपीटी के लिए नहीं है, आप प्रॉम्प्ट हर जगह देते हैं। हम एजेंट बनाते हैं, उसके अंदर जो प्रॉम्प्ट देते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट, हम एजेंट को उसका पर्सोना बताते हैं। तो जितना अच्छा आपने पर्सोना उसको बताया होगा वो इतने अच्छे तरीके से काम करेगा, ऐसे ही है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पास LLM से काम करवा लीजिए। दूसरा आता है हमारे पास मार्कडाउन। वो क्या चीज़ है वो भी हम देखेंगे। पहले हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास सर्टिफिकेशन MD में जाए। अच्छा, सबको दोबारा बताता हूँ। हम सबसे पहले जाएंगे पेनावर्सिटी की रेपोजिटरी में, उसमें जाएंगे लर्न एजेंटिक AI के रेपोजिटरी में, ठीक है। अब यहाँ जाके हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हमें, फिलहाल अगर आपने OpenAI एजेंट SDK पढ़ना है तो आप जाएंगे, ऊपर जाएं, AI एजेंट फर्स्ट में। यहाँ से आपने प्रिपरेशन भी करनी है अपने एग्जाम की, जो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर नीचे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है certification.md। ये .md है ना, ये याद रखिएगा। क्या है ये? क्या है ये? मार्कडाउन। .md क्या है? मतलब ये एक मार्कडाउन की फाइल है। अब हमें इसे क्यों पढ़ना है वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर सर जियाने जितने भी हमारे एग्जाम जो है ना, क्योंकि हमारी जो भी अब पढ़ाई होगी वो हम एग्ज़ाम बेस होगी, हमारे एग्ज़ाम होंगे और उसी एग्ज़ाम की तैयारी हम क्लास में करवाएंगे। तो जैसे हमारे पास OpenAI एजेंट SDK का एग्ज़ाम है, हमने उसी की प्रिपरेशन आपको क्लास में करवाई। तो जो भी आपको डिटेल चाहिए आप यहाँ जाके देख सकते हैं। हमारे पास सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो सर ने बताया, बिगिनर लेवल पे, लेवल 2 है। नीचे स्क्रॉल करें सर। सबसे पहले आपका मॉडर्न AI पाइथन का, जो कि आप लोग तरीके से देख चुके हैं, पाइथन वाला। एडवांस पाइथन का वो आपका रहता होगा, वो देंगे आपको, ठीक है। नीचे आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक AI।
फिलहाल आप लोग ये वाला एग्ज़ाम देंगे और इसमें देख सकते हैं कि इसमें सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं सर्टन सारी मौजूद, सारी की सारी प्रोवाइड की गई हैं। कौन कौन चीज़ें? ओपन एआई एजेंट एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन, जो आपको बहुत कहा गया है कि इससे ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक बुक है, एक और बुक है, ठीक है। कितनी बुक है? ठीक है। एक ओपन है GPT 4.1 केगल। अच्छा, ये जो भी बुक है ना, हम सारी क्लास में नहीं पढ़ सकते, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मैं आपको फ़िलहाल ब्रीफ में चीज़ें बता दूंगा, लेकिन ये घर जाके आपने ज़रूर पढ़नी होगी एग्ज़ाम के लिए। तो हम पहले ओपन करते हैं ओपन GPT 4.1 प्रॉम्प्ट गाइड, ठीक है। इसे एक्सप्लोर करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब देखें, ये भी बहुत ज़्यादा तवील है, तो मैं इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हर एक चीज़ पढ़ के आपको नहीं बताऊँगा, वो आपने खुद पढ़ी है। मैं इसको खुलासा आपको बता दूँगा ऊपर से। ऊपर करें सबसे पहले, चलो हेडिंग दिखाएं इसकी। GPT 4.1 प्रॉम्प्टिंग गाइड। ये हमारे पास ओपन एआई एजेंट, ओपन एआई जो कंपनी है उनकी तरफ से इन्होंने एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइड प्रोवाइड की है। वो कह रही है कि ये गाइड है कि जिसके तरीके से उसने कुछ हमें चीज़ें बताई हैं जो कि हमारे जो एजेंटिक वर्कफ्लो है उसको बेहतर बनाने के लिए काम आती है। ये क्या कह रहा है सबसे पहले कि GPT 4.1 जो फैमिली है उसके मॉडल्स वगैरह हैं, उसमें टाइम के साथ इन्होंने काफ़ी उसको इन्हेंस किया है। और जो GPT 4.1 है वो इन्होंने बताया है कि उसे इन्होंने इस तरीके से ट्रेन किया है, उसके प्रॉम्प्ट वगैरह इस तरीके से ट्रेन किया है कि वो एजेंटिक काम के लिए अच्छा है। कि आप जब एजेंटिक गेम में एक्शन परफॉर्म करवाना होता है तो LLM बताता है। तो इन्होंने जो प्रॉम्प्टिंग गाइड जो बताई है बेसिकली वो इन्होंने GPT 4.1 में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की हुई है। लेकिन ये कह रहे हैं, ये प्रोवाइड करने का मकसद ये है, ये कह रहे हैं कि इसमें तो हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की हुई है कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो हमने बताई है वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और मॉडल इस्तेमाल करें तो उसमें आप ये गाइड आपके काम आएगी और इसमें जो चीज़ें हमने बताई हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्या क्या चीज़ें हम स्क्रॉल करते नीचे, ठीक है। अच्छा, ये सारी वही चीज़ बता रहे हैं कि भाई जब हमने इसे इम्प्लीमेंट किया तो हमें क्या क्या चीज़ें इसमें बेनिफिट हुए, क्या कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस हुई, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी। एजेंटिक वर्कफ्लोज, ठीक है। क्या कह रहा है? GPT 4.1 ग्रेट प्लेस टू बिल्ड एजेंटिक वर्कफ्लो बता रहा है, सिस्टम प्रॉम्प्ट रिमाइंडर वगैरह यहाँ से आते हैं। इसने हमें अभी फ़िलहाल कितने नीचे करें, स्क्रॉल करें सर, सिस्टम प्रॉम्प्ट रिमाइंडर से नीचे स्क्रॉल करें, 3 चीज़ें। ये कह रहा है जब आप लोग एजेंट बनाते हैं उसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट डालते हैं, उसमें इसने 3 चीज़ें बताई हैं कि जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला क्या है हमारे पास, देखो ये लिखा हुआ क्या है, इन ऑर्डर टू फुली यूटिलाइज द एजेंटिक कैपेबिलिटीज ऑफ GPT 4.1। क्योंकि हम जब एजेंट बनाते हैं उसका सिस्टम इंस्ट्रक्शन देते हैं। अभी मैंने बताया जितना अच्छा आपका सिस्टम इंस्ट्रक्शन होगा उतने अच्छे तरीके से वो काम कर सकेगा। पहला क्या कह रहा है पॉइंट जो हमारे पास है, परसिस्टेंस। ये क्या कह रहा है कि सपोज करें अभी यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने मुझसे कोई सवाल किया, किसी स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया, अब मैं उससे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन करते वक्त मैंने उसको बिठा दिया, बस बात खत्म हो गई और मैं किसी और टॉपिक पे मूव हो गया। अब आप लोग मुझे बताएं क्या ये तरीका सही है? कल आप किसी एजेंट से बात कर रहे हैं, अभी तक आपकी क्वेरी पूरी मुकम्मल रिजॉल्व नहीं हुई, एजेंट ने फ्लो एंड कर दिया, बात खत्म हो गई। क्या एज अ यूज़र ये अच्छा है आपके लिए? नहीं है। तो ये वहाँ पर यही बता रहा है कि दिस इंश्योर, इसको ज़रा स्क्रॉल कर लें क्योंकि बीच में से वो नज़र नहीं आ रहा। दिस इंश्योर द मॉडल अंडरस्टैंड इट इज entering in a multi message turn, अच्छा, and prevent it from prematurely yielding control back to the user। ये क्या कह रहा है कि भाई जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी यूजर से तो ये इन्होंने एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। ये कह रहा है इसकी हेल्प से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो एजेंट होगा वो परसिस्टेंट रहेगा, वो ऐसे नहीं करेगा कि आपका जो यूज़र है वो अभी बात कर रहा है और उसने उसमें से यूज़र से बस क्वेरी खत्म कर दी, बात खत्म कर दी। ये क्या कह रहा है, अब उसको सिस्टम इंस्ट्रक्शन में बता रहा है, क्योंकि जितना अच्छा हम इंस्ट्रक्शन देंगे उतना अच्छा वो काम करें। बता रहे यू आर एन एजेंट
प्लीज कीप गोइंग अंटिल द यूजर्स क्वेरी इज कंप्लीटली रिजॉल्व बिफोर, यहाँ से पढ़ता हूँ, नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ ने लिखा हुआ है, इससे आप अपना मजीद भी इनहेंस कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर एंडिंग योर टर्न एंड यील्डिंग बैक टू द यूजर ओनली टर्मिनेट योर टर्न व्हेन यू आर श्योर दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। ये क्या कह रहा है सिंपल कि भाई आपने इस तरीके से नहीं करना, जब तक यूजर की क्वेरी चल रही है तब तक आपने उसको जवाब देना है, इससे पहले आपने खत्म नहीं करना। तो अब वो जो मसला था हमारे पास, क्योंकि LM प्रॉम्प्ट समझते इतना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा, अब वो जो मसला था वो खत्म हो जाएगा हमारे पास, परसिस्टेंस रहेगी। पहला पॉइंट क्या हो गया, परसिस्टेंस, के यूजर जो है वो बीच में गायब ना हो जाए, डंडी ना मार दे, ठीक है, जब तक क्वेरी रिजॉल्व ना हो जाए तब तक वो चलता रहे। दूसरी चीज टूल कॉलिंग, दिस इनकरेज द मॉडल, थोड़ा ऊपर कर दें सर, ठीक है, दिस इनकरेज द मॉडल टू यूज, क्या हुआ, हाँ ठीक है, दिस इनकरेज द मॉडल टू मेक फुल यूज ऑफ इस टूल एंड reduces its likelihood of hallucinating or guessing। अच्छा ये बताएं, हमारे पास जब हम लोग एजेंट बनाते हैं तब हमारे पास हम अक्सर वेदर का टूल इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन क्या हो कि आपने एक एजेंट बनाया, उसके पास एक टूल है भी, चाहे वेदर का टूल है, लेकिन वो उसे कॉल नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, जब उसे वो कॉल नहीं करेगा, उसके बाद डेटा नहीं होगा, तो वो हेलुसिनेट करेगा, मतलब गलत आंसर देगा। हमें देखा बालों का जब हम टूल से प्रोवाइड नहीं करते, वो अपनी तरफ से मन गलत आंसर देगा। ये जो इनका पॉइंट है, ये टूल जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है प्रॉम्प्ट में, ये क्या कह रहा है, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द फाइल कंटेंट, ठीक है, और कोड बेस्ड स्ट्रक्चर pertaining to the users request use tools to read files। बेसिकली यही कह रहा है कि जब आपके पास टूल मौजूद हो तो आपने उसे इस्तेमाल करना है, अपनी तरफ से आंसर नहीं देना। पहला क्या था, परसिस्टेंस था, बता दिया भाई आपने पूरी कंप्लीट रिजॉल्व करके देना है। इसके बाद दूसरा ये है कि जब आपके पास टूल मौजूद है तो आपने उसका इस्तेमाल करना है, खुद से डेढ़ होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा, अच्छा ये कह रहा है प्लानिंग, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये भी देना अच्छा है। बाद वक्त क्या होता है, हमारे जो LLM है ना, क्या हो सकता है कि वो एक टूल कॉल कर रहा है, उसके बाद उसको टूल की नीड नहीं है, लेकिन वो फिर भी कॉल कर रहा है, मतलब उसके टूल की नीड है नहीं, लेकिन फिर भी वो चेनिंग में टूल कॉल करते जा रहा है। ये भी एक अच्छा तरीका नहीं, जितनी बार वो टूल कॉल करेगा उतनी बार आपका टोकन ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। अब ये कह रहा है कि भाई जब आप लोग, ये जो प्लानिंग वाला पॉइंट है कि भाई कह रहे हैं पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। सिमिलरली कह रहा है जब आप लोग कोई भी टूल कॉल करो, मतलब एजेंट को कह रहा है जब आप टूल कॉल करो, इससे पहले आप सोचो कि क्या वाकई इस टूल को कॉल करने की ज़रूरत है या नहीं है, वरना ऐसा ना वो टूल कॉल करते ही चले जाए। 20 टूल है, उसने 20 टूल कॉल कर दिया, एक ही टूल को 20 बार कॉल कर दिया, वो करते चले जाएगा। ये सारी चीज़ें भी उसने उसे बता दी, ठीक है, नीचे, ठीक है, ये तीन चीज़ें थी। अब आते हैं टूल कॉल के ऊपर ही आया, ठीक है। मैं अगेन वही बात करूँगा, डिटेल में नहीं जा रहा, आपने खुद पढ़ना है, वरना पूरी क्लास में यही चलेगा, ठीक है। आते हैं टूल कॉल। अब टूल कॉल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब आप टूल कॉल करवाओ, मतलब एजेंट को टूल प्रोवाइड करो, तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप लोग एजेंट जो टूल है ना, उसकी डिस्क्रिप्शन टूल ही के अंदर लिखो। क्या मतलब, हम जब अभी एजेंट SDK में टूल बनाते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ प्रोवाइड करते हैं, हम जो फंक्शन बनाते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ प्रोवाइड करते हैं, डॉक स्ट्रिंग में फंक्शन के अंदर, ऐसे ही है। और वो जो डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं, जब LLM के पास वो स्कीमा जाता है तो वो डिस्क्रिप्शन कौन सी फील्ड में होती है, टूल डिस्क्रिप्शन। किसमें होती है, टूल डिस्क्रिप्शन। तो यही बता रहा है कि जब आप लोग LLM को कोई टूल प्रोवाइड करो, तो जब स्कीमा बनाते हैं तो उसके अंदर एक टूल की डिस्क्रिप्शन होती है, आप उस फील्ड के अंदर जाके टूल की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें, ना कि आपके सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर। बाद वक्त क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जितने भी टूल्स हैं उन सबकी डिस्क्रिप्शन सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं, भाई आपके पास ये टूल है, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है। कह रहा है ये तरीका अच्छा नहीं है, बल्कि अच्छा तरीका ये है कि जब आप स्कीमा, क्योंकि यहाँ इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, SDK पर्टिकुलर नहीं बताया,
हम जब नॉर्मल काम करते थे पहले, तो स्कीमा वगैरह जो हम देखते हैं ना, ये सारी चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ती थी। लेकिन क्योंकि हमारे पास एसडी के एक फ्रेमवर्क है, उसका मकसद ये होता है चीज़ों को आसान करना, तो वो स्कीमा खुद से बना कर दे देता है हमें। ठीक है, आपने कभी भी क्या नहीं करना, सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर टूल की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, बल्कि कहाँ लिखनी है, टूल की डिस्क्रिप्शन की फील्ड में, ताकि वो अच्छे तरीके से समझ सके। दूसरी बात कह रहे ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर आपने इंस्ट्रक्शन तो नहीं देनी, मतलब ये नहीं बताना कि टूल की डिस्क्रिप्शन क्या है, लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपका टूल होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कि वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, उसमें आप ये कर सकते हो कि सिस्टम प्रॉम्प्ट में डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हो जो कि ये बताए कि आपका टूल करेगा क्या काम, एक उसका पर्टिकुलर सिनेरियो बता देता है, मतलब ये टूल है, इसके अंदर इस तरीके से इनपुट जाएगा और ये इस तरीके से आउटपुट जाएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि सिस्टम प्रॉम्प्ट के जरिए एजेंट को ये पता चल जाएगा कि मेरे पास ये टूल है और ये इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट मतलब इस तरीके से ये वर्क करेगा। लेकिन अगेन सिनेरियो बताओगे कि मतलब एग्जांपल दोगे, लेकिन ये नहीं बताओगे कि टूल की डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या है, टूल की सारी डिटेल सिस्टम प्रॉम्प्ट में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि याद रहे जितनी चीज़ें कंसाइज होंगी, बाद औक़ात हमें बहुत सारा लॉन्ग चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट वगैरह हो, लेकिन हमेशा याद रहे कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है उसका ओवर यूज़ मत करें। ऐसा नहीं है आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा उसमें सभी कुछ डाल दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जितनी चीज़ों है स्टेप बाय स्टेप करें, कंसाइज रखें चीज़ों को, जितना हो सके उतना कंसाइज रखें, जितना अच्छा आपका क्या कहते हैं कि इम्प्रोवाइज और जितना आपका मॉडिफाइड और छोटा मतलब कह सकते हैं कंसाइज प्रॉम्प्ट होगा, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। नीचे आते हैं, टूल प्रॉम्प्ट में तो ये कह रहा है, ठीक है, ऊपर करें प्रॉम्प्टिंग इंक्लूड पेन। अच्छा, यहाँ पर आता है एक और चीज़, ये कह रहा है प्रॉम्प्टिंग इन यूज प्लानिंग एंड चेन ऑफ थॉट। ये चेन ऑफ थॉट किसी ने नाम सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना? हैंड रेज कर दो, हैंड रेज कर दो। नाम सुना हुआ है? ऐसा नहीं कुछ और सुना हो, इसका नाम होता है ये सुना हुआ लगा है। किसको पता है क्या है चेन ऑफ थॉट? अच्छा जी, अच्छा ये कह रहा है हमारे पास कि आपका GPT 4.1 है ना, आपने अभी सुना होगा कि आपके कुछ मॉडल्स होते हैं वो कहते हैं रीजनिंग करते हैं। आपने देखा है GPT 5 पे भी अगर काम करें तो वो कुछ दिन टाइम लगाता है, 17 सेकंड, 15 सेकंड, 10 सेकंड, वो कुछ ना कुछ टाइम देकर फिर आपको रिस्पॉन्स देता है। वो कहते हैं वो रीजनिंग कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है। अच्छा, इस पर मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, ये लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं कि रीजनिंग कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं रीजनिंग नहीं करता है, इसके पीछे कुछ और चीज़ें चल रही हैं, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन रीजनिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका मॉडल जो है वो थिंकिंग कर रहा होता है अपने एक्शन लेने से पहले, ये रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है। ये कह रहा है GPT 4.1 है ना, ये रीजनिंग मॉडल नहीं है। क्या नहीं है? मतलब वो थिंकिंग वाला काम नहीं करता। आपके जो दूसरे मॉडल हैं, कुछ जो रीजनिंग मॉडल हैं, O3 वगैरह, वो रीजनिंग करता है, लेकिन GPT 4.1 रीजनिंग नहीं करता। लेकिन अब हमारे पास ऐसा क्या चीज़ आएगी कि हम जो रीजनिंग वाला काम है, मतलब ये कि स्टेप बाय स्टेप काम करो, पहले ये स्टेप लो फिर दूसरा करो, तो इस तरीके से कोई ऐसा तरीका है जो कि हम लोग उसके नियर बाय रिजल्ट ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है चेन ऑफ थॉट का। याद रहे चेन ऑफ थॉट रीजनिंग नहीं है, लेकिन चेन ऑफ थॉट एक तरीका है कि मतलब आप एक अच्छा रिस्पॉन्स ला सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप अपने बड़े टास्क को स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में बांट देते हो, स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में बांट देते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें मेरे पास एक ट्रेवल एजेंट है। क्या है? सब बोलो, क्या है? ट्रेवल एजेंट। अब मैं एक तो उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई मुझे है ना वर्ल्ड टूर करना है और मुझे एक कंप्लीट प्लान बना कर दे दो। अब वो मुझे बना के दे देगा, वो उस पर एक तरीका ये। एक तरीका ये है कि मैंने उससे प्रॉम्प्ट दिया और उस प्रॉम्प्ट में मैंने इसको डिफाइन किया कि भाई मुझे एक कंप्लीट प्लान चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपने कोई अच्छी सी सस्ती सी कंट्री सेलेक्ट करनी है, उस पर रिसर्च करनी है। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन हो गया। मेरा एंड गोल क्या है कि मुझे क्या चाहिए? कंप्लीट आइटनरी चाहिए, प्लान चाहिए मेरे पास वर्ल्ड टूर के लिए। पहले मैं सिंपल करता, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आपका स्टेप ये कि आपने कंट्री को सर्च करना है, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ दूसरा स्टेप आया,
दूसरा स्टेप क्या होगा कि उस कंट्री के अंदर आपने अच्छे सिटी सेलेक्ट करने हैं, उस सिटी के अंदर आपने कोई अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह देखने हैं, और उसके अलावा आपने अच्छी प्लेसेस वगैरह देखने हैं। पहले क्या था, सिंपल मैंने आपको प्रॉम्प्ट दे दिया, मुझे आप प्लान बता दो। अब क्या हो रहा है, काम वही है लेकिन मैंने उसको मल्टीपल हिस्सों में, टुकड़ों में बांट दिया। इसे कहते हैं चेन ऑफ थॉट, मतलब आपके एक टास्क को आप मल्टीपल हिस्सों में तब्दील कर दो, टुकड़ों में बांट दो, चंक्स में डिवाइड कर देते हो। और अगेन वही बात है कि चेन वाली, कि एक का इनपुट एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट होता है। क्योंकि पहले क्या होगा, सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करेगा, ऐसे ही है, फिर उसी कंट्री के अंदर सिटी को देखेगा, फिर उसी सिटी के अंदर होटल्स को देखेगा, और उसी सिटी के अंदर क्या देखेगा, जो प्लेसेस वगैरह, ऐसे ही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास चेन ऑफ थॉट का, जिसके अंदर हम अपने एक बड़े टास्क को मल्टीपल स्टेप में बताते हैं, एलएन को बताते हैं कि पहले आपने ये स्टेप लेना है। एक और एग्जांपल है सिंपल, आप लोग यहाँ पर सब अभी घर से आए, कुछ के पास अपना कन्वेंस हुआ, कोई रिक्शे वगैरह में आएंगे। अब एक आपने रिक्शे वाले को कहा कि भाई मुझे गवर्नर हाउस जाना है, अब उसकी मर्जी को कहाँ से भी लेकर जाए। लेकिन वही रिक्शे वाले को आपने कहा ठीक है गवर्नर हाउस जाना है, लेकिन रास्ता भी मैं बताऊंगा, पहले आपने कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है। तो ये एग्जांपल है, ये डिफरेंस है दोनों में। एक में ये आपने सिंपल प्रॉम्प्ट दे दिया, दूसरे में आपने मल्टीपल स्टेप में उसको बताएगा पहले क्या काम करना है, इसके बाद क्या काम करना है, इसके बाद क्या काम करना है। ठीक है, ये चेन ऑफ थॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर इन्होंने सैंपल जो प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर इन्होंने कुछ आपको इम्प्लीमेंटेशन करके, जो अभी तक हमने चीज़ें बताई उसमें इन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट करके बताया। ये भी आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये मल्टीपल बता रहे हैं कि यू विल बी टास्क, पहले ये बता रहे हैं, नीचे करो, ठीक है। इसके बाद देखो ये चेन ऑफ थॉट भी मैंने पढ़ा है, क्या करें ऊपर करें, सबसे ऊपर मतलब स्टार्ट, बस यही सिस्टम प्रॉम्प्ट को जा रहा है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, पहले इसको बता रहे यू विल टास्क टू फिक्स एन इशू फ्रॉम एन ओपन सोर्स रेपोजिटरी, योर थिंकिंग शुड बी थ्रो। पहले इसको बता रहे कि क्या होना चाहिए, सेकंड लाइन में उसको दूसरा काम बता रहा है, थर्ड लाइन में दूसरा। तो इसी तरीके से लाइन बाय लाइन को उसको चीज़ें बताई जाती हैं, तो वो एक काम करने के बाद फिर दूसरे काम की तरफ जाता है। ठीक है, नीचे आते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, ये कोड को जरा सरनेम थोड़ा इसको हल्का हल्का स्क्रॉल करें। यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें देखी, ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इस प्रॉम्प्ट के अंदर आप देखेंगे कहीं पर हैश लगा हुआ है, कहीं पर 2 हैश लगे हुए हैं, कहीं पर जो है वो नंबर लिखा हुआ है, लगा हुआ है ऐसा। ये जरा ध्यान में रखिएगा, फिर हम देखते हैं कि इसकी क्या जरूरत है और क्यों हम इसे देते हैं। ठीक है, नीचे करें। क्या करें, जूम। ये वैसे जूम करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे तब तक हम आगे निकल जाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं वास्ट है। जो मैं बता रहा हूँ फिलहाल वो समझिए, पढ़ना आपने खुद नहीं है। ठीक है, वैसे जूम आउट कर दो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ पढ़ने का वाकई कोई फायदा नहीं है फिलहाल के लिए, पढ़ना है आपने, लेकिन पता चले घर पे जाकर बोले सर ने कहा पढ़ने का फायदा नहीं है। सर टीचर के ऊपर टोपी डालने के तो आप लोग उस्ताद है। नीचे करो, अच्छा जी नीचे करते हैं। एक और चीज है, ऊपर करो जरा सर नेम, यहाँ नीचे स्कीमा बना हुआ है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसी टाइप का कुछ स्कीमा होता है। ऊपर करो, सबसे पहले क्या आ रहा है, टाइप आ रहा है, फंक्शन नेम है पाइथन, इसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है, यही सारी डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पास। ठीक है ना, फिर पैरामीटर्स आ रहे हैं कि उस फंक्शन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर है, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन आती है। ये हमने देखा जब हम वर्बोस को इनेबल करते हैं तो इसी तरह कुछ आ रहा होता है हमारे पास, वो वही चीज़ होती है। पहले हमें खुद से बनाने की जरूरत पड़ती थी, अब हमारे पास चीज़ें और मजीद आसान हो गई। नीचे करें सर, और नीचे करें। अच्छा वैसे एक सवाल है, रैंडम है, कौन जवाब देना चाहेगा, पहले बता। सवाल बता दे तो फायदा क्या है, सवाल बताने से पहले तो पूछ रहा हूँ, कौन जवाब देना चाहेगा। कितने बंदे हैं, एक और कौन, 2, यहां से 3। चलो ये बताओ, हम जब टूल प्रोवाइड करते हैं एजेंट को तो एलएम के पास क्या जाता है, टूल नहीं जाता,
हमने टूल बनाया, फंक्शन बनाया, तो एलएलएम के पास क्या ऐसी चीज़ आती है कि वो उसको कॉल करने के लिए कह सकता है? क्या उसके पास फंक्शन नहीं जाता? फिर वो कॉल कैसे करता है? क्या जाता है? स्कीमा जाता है। चलो मान लिया, तो स्कीमा भी तो टूल का ही होता है, सिर्फ स्कीमा जाता है। फंक्शन कॉल होता है ना, तो फंक्शन कैसे कॉल होता है? वो तो पूरा स्कीमा में सब जा गया ना, ठीक है। यहां से जवाब नहीं आ रहा क्या? किनका हैंड रेज हुआ था? जी सर। क्या सिग्नेचर वाला स्कीमा हो गया ना, ठीक है। लेकिन टूल कॉल होता कैसे है ये बता। अब वो स्कीमा में आ गया मेरे भाई, अब आगे बढ़ो। प्रॉम्प्ट तो जाता ही है। मुसलमानों तुक्के लगाओ, सब अपने आप तुक्के लगा रहे हैं। ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखिए हमारे पास जब हम टूल बनाते हैं ना, तो हमेशा एलएलएम के पास टूल का स्कीमा जाता है, पूरा का पूरा फंक्शन उठ के नहीं चले जाता। एलएलएम ये बताएं, एलएलएम सिर्फ एक दिमाग है। क्या है? एलएलएम हमेशा याद रखें वो ब्रेन है, वो चीजें सोच के आपको डिसीजन बता सकता है। आपके जब टूल्स होते हैं तो टूल के स्कीमा बन के एलएलएम के पास जाते हैं। जैसे कि एलएलएम के पास समझ लीजिए आपके पास एजेंट में आपने 10 टूल प्रोवाइड किए। कितने प्रोवाइड किए? 10 टूल। उसमें से एक टूल है वेदर का। अब वेदर की क्वेरी हुई तो वो सारे के सारे टूल गए एलएलएम के पास। एलएलएम ने डिसाइड किया कि भाई इन 10 में से मेरे पास जो काम का टूल है अभी फिलहाल के लिए वो वेदर का है। क्या है? तो एलएलएम उस 10 में से एक वेदर के टूल को चूज करेगा और फिर दोबारा आएगा, बताएगा कि अब आपने ये वेदर का टूल कॉल करना है। फिर हमारे पास जो एजेंट एसडीके है वहां पर हमने टूल डिफाइन किया हुआ होता है और ये टूल कॉलिंग वहां होती है। लेकिन बता कौन रहा होता है? एलएलएम। एलएलएम हमें बताता है कि टूल कॉलिंग किस तरीके से करनी है। हमने रनर डॉट रन का मेथड पता है, हम इसमें एजेंट चलाते हैं। और हमने जब वहां पर पढ़ा था, क्या कर रहे थे हमने? हुक्स पढ़े थे। उसमें मैंने एक बात की थी एजेंट लूप की। क्या बात की थी? एजेंट लूप की। तो वही एजेंट लूप है और उसी के अंदर सारी चीजें चल रही होती है, जहां पर आपकी ये टूल कॉलिंग होती है, जहां पर आपका एजेंट चलता है, जहां मैंने आपको बताया था कि भाई हैंड ऑफ और टूल कॉलिंग एलएलएम के पास टूल कॉलिंग जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी तरीके से इनको चेंज किया हुआ है। तो वहीं पर आपका एजेंट चेंज हो रहा होता है, वहीं पर आपके गार्डियंस चल रहे होते हैं। ये सारा का सारा काम कोड जो होता है हमारे पास चल एसडीके के अंदर रहा होता है, जादू नहीं हो रहा होता। लेकिन बता कौन रहा होता है? एलएलएम बता रहा होता है। समझे? एलएलएम क्या है? दिमाग की तरह है। तो याद रखिएगा एलएलएम के पास ये पूरे पूरे फंक्शन नहीं चले जाते, उसके पास सिर्फ उसकी डेफिनेशन जाती है, उसका स्कीमा जाता है। जो कहते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या कहता है आपने? सिग्नेचर जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये बता चुका हूँ वैसे। अब बोलोगे सर आपने नहीं बताया। जी जी, टोकन क्या होता है हमारे पास? सबने भाई बचपन में अभी भी लेके जाते होंगे टोकन वाले झूले, पता है? ठीक है, 20 रुपए का टोकन होता है, 10 रुपए का टोकन होता है। झूले में एक या दो टोकन चलते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो हम एलएलएम से बात करते हैं वो वर्ड्स को काउंट नहीं करता, हमारे पास वर्ड्स को मिला के एक टोकन बनता है। यूजुअली हमारे पास 3 से 4 वर्ड्स को मिला के एक टोकन बनता है। तो इन्होंने एक 4 वर्ड को इन्होंने अपनी वो बनाई हुई, इन्होंने जरूरी नहीं कि 4 वर्ड ही हो, 1-2 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये करके तो उन्होंने अपनी एक कैलकुलेशन की हुई है। उससे क्या होता है कि वो वर्ड्स को मिला के एक टोकन बना देता है। ठीक है, उस टोकन को फिर मतलब अगर 4 वर्ड है, मतलब सपोज करिए मेरे पास अगर 12 वर्ड है, 12 हमारे पास कैरेक्टर है, ठीक है। अब उसने उसके 3 टोकन बना दिए, तो अब जो एलएलएम चार्ज करेगा वो 3 टोकन पे चार्ज करेगा। तो टोकन यही होता है जो हम कहते हैं मिलियन टोकन। तो वो टोकन इन वर्ड्स को मिला के बनता है, ठीक है ना। वो वर्ड्स को काउंट नहीं करता, वो टोकन को काउंट करता है। अब इसमें हमारे पास आता है कि इनपुट टोकन अलग होते हैं, आउटपुट अलग होते हैं, और दोनों को अलग अलग चार्ज करते हैं। क्यों? कि आउटपुट टोकन होता है वो तो एलएलएम प्रोवाइड करता है, लेकिन जो इनपुट टोकन होता है, कि एलएलएम की बात हमेशा रखें, वो स्टेटलेस होता है, वो गजनी होता है। उसको आप सवाल का जवाब दे देगा लेकिन उसको याद नहीं होगा पिछला सवाल क्या है। तो हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं,
फिर उसी आउटपुट के साथ दूसरा इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपकी पूरे कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो हमारी होती है ना, क्या कहते हैं, वो पूरा जाता है। तो इसीलिए इन्होंने कैलकुलेशन अलग रखी हुई, इनपुट के लिए अलग, आउटपुट के लिए अलग, वरना यूजर मजीद घाटे में जाता। ठीक है ना, ये सिंपल होता। आगे आते हैं नीचे, दूसरा हमारे पास है लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। क्या है लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में? कह रहा है कि आपके पास जो GPT 4.1 है, ये मिलियन टोकन की इसकी साइज है, ठीक है, कि मिलियन टोकन तक ये कर सकता है। अब ये कह रहा है कि वैसे तो ये काम करने में अच्छा है, लेकिन अगेन वही बात हो गई कि जितनी जिसकी यूज़ केस हो उसको इतना इस्तेमाल करना चाहिए। ये कह रहा है परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, लेकिन बाद होगा तो क्या होता है कि बहुत लंबा टेक्स्ट है, तो उसमें ये कह रहा है कि उसमें सर्चिंग करने में उसको टाइम लगेगा। लाइक फॉर सपोज आपने देखा होगा कभी कभी आप जब ChatGPT से बात कर रहे होते हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट बढ़ता जाता है, एक वक्त ये आता है कि वो उसका रिस्पॉन्स है ना, वो टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो यही होते, जितना ज़्यादा आपका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको प्रोसेस कर रहा होता है, तो इससे भी ध्यान रखें। दूसरी बात ये कह रहा है कि बाद लोग ऐसा होता है जब हम प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, तो जब भी आपका कोई कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो तो उसमें इंस्ट्रक्शन देने का तरीका अच्छा ही है। फॉर सपोज मैंने SDK का एक पूरा डॉक्यूमेंट था, वो कॉपी पेस्ट किया, मैंने जो कहा इसके मुझे क्विज बनाना है। अब ये कह रहा है बेस्ट तरीका सही है, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आप थोड़ा प्रॉम्प्ट जो है वो स्टार्ट में प्रोवाइड करें, थोड़ा प्रॉम्प्ट स्टार्ट में प्रोवाइड करें, इसके बाद आपका कॉन्टेक्स्ट आएगा और इसके बाद आपका एंड का प्रॉम्प्ट आएगा। मतलब थोड़ा प्रॉम्प्ट स्टार्ट में, इसके बाद कॉन्टेक्स्ट, इसके बाद एंड का प्रॉम्प्ट। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपका जो परफॉर्मेंस होगी वो और ज़्यादा अच्छी होगी। क्लियर है? यहाँ तक जिसको समझ ना आए हो, क्लियर है? आगे बढ़ो भाई, आखिरी क्लास है, जो भाई सुनने दे। ऑप्टिमल कॉन्टेक्स्ट वही ठीक होगा, ठीक है, नीचे करते हैं ट्यूनिंग कॉन्टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, ऊपर करें जरा, ठीक है, ये बताते हैं इसको ट्यूनिंग कॉन्टेक्स्ट सिलेक्ट। अच्छा जी, एक और चीज़ है यहाँ पर, ये कह रहा है कभी कभी ऐसा होता है आपके पास कि LLM जो होता है ना, वो या तो अपना इंटरनल सिर्फ रिसोर्स इस्तेमाल करके अपनी नॉलेज इस्तेमाल कर रहा होता है जिसपे वो ट्रेन हुआ है, या वो सिर्फ जो है वो एक्सटर्नल रिसोर्स पे डिपेंड होता है, वो अपनी नॉलेज इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। तो पहला जो प्रॉम्प्ट है ना, नीचे चलें सर, पहला जो इंस्ट्रक्शन है उसमें देखिए क्या लिखा है, फॉर इंटरनल नॉलेज, उसमें क्या कह रहा है कि ओनली यूज द डॉक्यूमेंट इन द प्रोवाइडेड एक्सटर्नल रिसोर्स वगैरह, आंसर द यूजर टू आंसर द यूजर क्वेरी। उसमें वो कह रहा है कि आपने जब ChatGPT, अच्छा जी आज हमारी खास रिक्वेस्ट पे हम सबके चाहिए थे, आज माशाल्लाह सर मुबश्शिर हमारे दरमियान है। सर मुबश्शिर काफ़ी बिजी थे, लेकिन हमको रिक्वेस्ट की कि भाई आपके स्टूडेंट आपको बड़े याद कर रहे हैं, सर यहाँ पर आ गया, सलाम के करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। हमने कहा लास्ट क्लास है, आपके स्टूडेंट वैसे मुझे कब से बर्दाश्त कर रहे हैं पूरे क्वार्टर में, आज इनको थोड़ा मिलना चाहिए सर के, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, यकीनन आप लोग बहुत मिस कर रहे होंगे क्योंकि आपकी एक पूरी जर्नी थी सर के साथ। तो अजय सर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त जारी होगी। माज़रत मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। अच्छा जी, अब एनर्जी मुझे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लगी है, तो इसी एनर्जी से कंटिन्यू करना है, ठीक है। हलवाई चाहिए, थोड़ा काम भी करो यार, सुस्ती क्यों। अच्छा जी, पहले ये कह रहा है हमारे पास कि कह रहा है कि बालों का ऐसा होता है, आपने ChatGPT का इस्तेमाल किया, उसमें कभी कभी आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, सही है। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि भाई जब आपसे क्वेरी की जाए ना, तो उसमें जो चीज़ डॉक्यूमेंट में मौजूद है सिर्फ आप उसमें आंसर दो, अपने दिमाग मत चलाओ। लेकिन बातों का ऐसा होता है भाई,
आपके पास अपना दिमाग भी है ना, तो कभी कहते हैं भाई अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करो। तो दूसरे में कह रहा है कि आपने दोनों के इस्तेमाल करना है। एक तो वो है जो एक्सटर्नल रिसोर्स आपको प्रोवाइड किए, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है कि उसमें आप थोड़ी अपने भी एडिशन कर सकते हो, थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, तो वो भी दिखाओ। दोनों में क्या हो, मतलब एक्सटर्नल रिसोर्स आपको मौजूद है, वो भी इस्तेमाल करो जवाब देने के लिए, लेकिन उसमें जहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि उसमें अपनी कोई क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो, तो वहाँ पर करो। लेकिन होशियारी दिखाने का कह रहा है, डेढ़ होशियारी का नहीं कह रहा। समझ आया? फिर सर बैक टू यू। अगेन आप लोग को देख के बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। स्ट्रेंथ में कमी लग रही है, लेकिन ऑब्वियसली वो हम देखते हुए आ रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर और सेकंड से थर्ड क्वार्टर में वैसे ही जो स्ट्रेंथ है वो नैरो डाउन होती है। लेकिन एनीवेज आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे पॉइंट पे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अभी जिस टाइम या जिस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, ट्रस्ट मी, मैं मार्केट को एक्सपीरियंस कर रहा था उस टाइम पे। जो मेरे डे टू डे वर्क होते हैं, मेरे ख्याल से इन 3 महीनों में मैं जिस एड टेक जो मेरा डोमेन है वो एडवर्टाइजमेंट और टेक्नोलॉजी का है। जिस तरीके से आपने सुना होगा फिनटेक, इसी तरीके से वो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का होता है। मेरा जो है वो एड टेक है, एडवर्टाइजमेंट और टेक्नोलॉजी का। जितना बिजनेस फोकस इस पॉइंट पे एआई के ऊपर कर रहा है, मेरे गुमान में भी नहीं है, या आप गुमान भी नहीं कर सकते कि किसी और टेक्नोलॉजी या किसी और टेक के ऊपर किसी बिजनेस या ओवरऑल वर्ल्ड में किसी चीज़ पे इतना फोकस किया हो। तो माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे टाइम, अजान हो रही है, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कि आप लोग या आप सब में से जो भी लोग काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, या तो वो आउटडेटेड होती हैं, या एट द एंड उसमें फ्यूचर में जाके स्टेबिलिटी आती है और फ्यूचर में जाके उसकी जो मार्केट होती है वो बूम पे जाती है। लेकिन एआई का जो इस पॉइंट का एरा चल रहा है ना, ट्रस्ट मी, डिमांड भी बहुत ज़बरदस्त है, और अगर आपको काम आता है तो एआई के साथ साथ आपकी डिमांड भी कमाल की है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं बिज़नेस जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरी कंपनी है, वैसे कंपनीज ऑब्वियसली फाइनेंस या फिर पैसे निकालने में उनका बड़ा जी जाता है कि यार पैसे नहीं निकालें, लेकिन जब किसी को पता चल जाए तो क्या यार ये वाली जो चीज़ है ना, इससे मेरी कंपनी को फ़ायदा होगा या ओवरऑल बिजनेस को फ़ायदा होगा, वो वैसे ही वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर देती है। एग्जांपल तो देता हूँ, गिटहब कोपायलट ऐसी दे दिया, चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन ऐसी दे दी, डिफरेंट। और हमने इतने इस पॉइंट पे या इस वक्त तक इतने हमने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि आप
सोच भी नहीं सकते कि बिजनेस ला के दे रहा था कि यार ये चीज़ एक्सप्लोर करो, क्या इससे हमें फ़ायदा होगा, क्या इससे हमें ये फ़ायदा होगा, क्या इससे हमें फ़ायदा होगा। एग्जांपल देता हूँ, कॉलिंग एजेंट्स नाम सुना है? कंपनी ने बोला कि यार मुझे कॉलिंग एजेंट चाहिए। 11 लैब्स नाम सुना है? हमने खुद अभी इस टाइम पे इम्प्लीमेंट करके उनको दिया है कि भाई ये काम करो। NA10 नाम सुना है? अच्छा, NA10 और AI का वैसे कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, लेकिन जब से ऑटोमेशन की तरफ आई है तो ऑब्वियसली उसके नोट्स में AI की बहुत सारी इंटीग्रेशन आई है जिससे आपको फ़ायदा होता है। NA10 का सर्वर हमने खुद सेटअप किया। इसके अलावा आपने वैसे LLMs और तमाम ऑटोमेशंस के बारे में पढ़ा होगा कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें आज भी मैं एक एजेंट बना के आ रहा हूँ जिसका काम था कैंपेन्स बनाना और मीडिया प्लान्स बनाना। ट्रस्ट मी, बिजनेस इस चीज़ को और ओवरऑल तमाम बिजनेसेस इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसकी जो फ़ायदे हैं उसको समझ रहे हैं। वो आपको खुला हाथ देंगे कि यार जो भी टूल एक्सपीरियंस करना है, कुछ भी करना है आप करो, बस हमें आउटपुट जनरेट करके दो, वी आर गुड विद दैट। तो आप लोग इस पॉइंट पे बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं और आप ट्रस्ट मी इस पॉइंट पे मुझसे ज़्यादा बेहतर कंडीशन में, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर रहा था। आप थ्योरेटिकल डीप डाइव तमाम चीज़ों को समझते हुए जो सोल्यूशन आप लेके आएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी मौजूद होंगे। हम तो एक्सपीरियंस कर रहे थे, ये चीज़ पकड़ी, ये डिच कर दी। आपने ऑब्वियसली सुना होगा, आपके पास बहुत सारे LLMs हैं। अब हमने पहले OpenAI मॉडल यूज़ किया, फिर हमने यहाँ पे रुके, हमने बोला यार ये वेब सर्च नहीं कर पा रहा, हमें अप टू डेट डेटा नहीं मिल रहा, फिर हम परप्लेक्सिटी सोनार की तरफ गए कि यार वेब सर्च करना है, इसकी तरफ जाते हैं। आपने SDK सुने होंगे, OpenAI SDK, हमने इसको इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, हमारे यूज़ केस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। हम दूसरे एजेंट, अगर आपने क्लाउडफ्लेयर का नाम सुना है, हमने क्लाउडफ्लेयर एजेंट्स को यूज़ किया, उसको यकीन माने इतना मज़ा आ रहा था। कंपनी बोल रही थी ये लो पैसा, एक्सपीरियंस करो, ट्राई करो, जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो हमें ला के दो। हमने OpenAI को डिच कराया, हमने क्लाउडफ्लेयर एजेंट्स को यूज़ किया, उसको डिच कराया। अब हम, एक नाम है, आप भी जाके पढ़िएगा, मेस्ट्रा, MESTRA। हम परसों वो फाइनलाइज किए कि यार हमारे यूज़ केस को ये वाला जो एजेंट SDK है ना, ये सेटिस्फाई करेगा, हम उसकी तरफ चले गए। मतलब आप काम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और कंपनी को वैल्यू भी दे रहे हैं। इससे अच्छी बात और सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती कि यार आप जो काम कर रहे हैं इतने अर्ली स्टेज पे, एक तो उस AI, वैसे ही आप काम करके LinkedIn पर डालेंगे, लोग बोलेंगे ओहो ये तो कोई अलग ही काम कर रहा है, और इसके अलावा जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि यार कंपनी को कोई वैल्यू दी है, उसकी बात ही अलग होती है कि वक्त भी हलाल होता है और जो आपको पैसा मिल रहा है वो भी हलाल होता है। तो बस यही है कि ऐसा मत समझे कि यार ये चीज़ें पढ़ ली, अभी तक तो कुछ नहीं कर पाए, अब ये AI की चीज़ें पढ़नी है तो क्या उखाड़ लेंगे, वही सोच रहे होंगे कि क्या ही उखाड़ लेंगे। तो यकीन माने अगर आप वाकई उखाड़ने गए तो आप कर जाएंगे। बस एक अच्छा आपको रोड मैप चाहिए, आपको थोड़ी कंसल्टेंसी चाहिए कि भाई किस तरीके से मार्केट में निकले और जो चीज़ें हमें आती है वो कम्युनिकेट करके किसी को बता सके कि यार देयर आर सो मेनी पीपल्स आउट देयर बट आई स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ दिस और दैट, जो भी आपका। तो मेक श्योर ये वाली एक स्किल्स जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये वाली ऐड कर लें। बाकी आप टेक्निकली स्टैंड आउट करते हैं, आपके पास वो जो चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, और ये जो अब आप और पढ़ रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, गैस ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। एंड अगेन आप लोग के लिए मैं बड़ा खुश हूँ, माशाल्लाह, इंशाल्लाह आप लोग बहुत कामयाब होंगे। बस सही डायरेक्शन में जाते रहें, किसी से जो भी आपके इर्द गिर्द हैं जान पहचान वाली है, जिससे भी आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं या मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं, तो प्लीज़ उनसे लें। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड अगेन अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप लोग को ज़्यादा फोकस पढ़ने पे होना चाहिए। तो अगेन गेट बैक टू आवर स्टडीज़। अच्छा जी, अच्छा एक चीज़ है, सर ने पूरा बताया, इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की, सर कह रहे हैं कि हमने मल्टीपल SDK इस्तेमाल की और यही चीज़ होती है। देखिए, जब आप एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप आगे जाके वही चीज़ इस्तेमाल कर लो। और ये बात याद रहे, सर कासिम ने भी हमें ये की थी, कह रहे हमें टेक्नोलॉजी से इश्क करना है, फ्रेमवर्क से इश्क नहीं करना। जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब मैं बात कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त रिएक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा था,
इसके बाद जब हम लोग आगे आए तो सर ने रिएक्ट से हमें डायरेक्ट नेक्स्ट पे शिफ्ट करवा दिया। उस पर नेक्स्ट 13 नया नया आया था। तो यही बात है, फ्रेमवर्क चेंज होते रहते हैं। इससे पहले अभी आप लोग तो डायरेक्ट एसडीके पढ़ रहे हैं ना, ज़रा हमसे पूछो हमने क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ी, क्या क्या चीज़ें, बल्कि क्या ही नहीं पढ़ा। हम लैंगचेन पे गए, लैंग्राफ पे गए, क्रूआई पे गए, फिर एसडीके पे आए, एनएडएन पे आए। तो ये चीज़ जर्नी आपकी है। आप आज एसडीके पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। 2 सिनेरियो हो सकते हैं, एक ये कि बहुत ही अच्छा चल रहा है लेकिन आपका जो यूज़ केस है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, सर ने भी बताया, आप दूसरा कोई यूज़ करेंगे। या फिर यह कल को इससे कोई अच्छा आ गया, तो फ्रेमवर्क चेंज होते रहेंगे। लेकिन ये चीज़ याद रहे, फ्रेमवर्क चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट इतने चेंज नहीं होते। कॉन्सेप्ट वही होते हैं, बस उनको करने का तरीका चेंज होता है। ऐसे कह रहा सर ने इतने फ्रेमवर्क इस्तेमाल किए, उनमें चीज़ें सेम होंगी लेकिन वो करने का तरीका अलग होगा। तो ये चीज़ आपने एक भी अगर पढ़ ली, बहुत सारे पूछे सर आप लैंग्राफ क्यों नहीं पढ़ा रहे, कोई मसला नहीं, पढ़ सकते हो भाई। आपने एसडीके पढ़ा, एसडीके पे काम करो, आपको थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, आप लैंग्राफ खुद से पढ़ सकते हो, चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है, घबराने का नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये समझ आ गया आप लोगों को, नीचे बढ़ते हैं। और अब कह रहे हैं प्रॉम्प्ट को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है। आपने सब चीज़ें पढ़ ली कि हमें ये करना है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन भी तो होती है ना भाई। इस तरीके से आपने पहले ये काम करना है, ठीक है, पहले स्टार्टअप ले आना है, फिर मेन कोर्स ले आना है, फिर मिठाई ले आनी है, ऐसे ही होता है। पहले मिठाई लेकर आ जाओ, कोल्ड ड्रिंक पिला के अल्लाह हाफिज़, बाद में खुद खा लेना। ठीक है, नीचे आते हैं। चैन ऑफ थॉट हमने ऑलरेडी पढ़ ली, ठीक है, नीचे करते हैं। और वही चीज़ बता रहा है जो हमने चैन ऑफ थॉट पढ़ी ना, उसमें बता रहा है। देखो इसने क्या किया, रीजनिंग स्ट्रेटेजी, हालांकि रीजनिंग कंप्लीटली अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। ये चैन ऑफ थॉट से हम उसका बिहेवियर ला सकते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं उसने स्टेप बताया, पहले ये स्टेप करो, इसके बाद दूसरा स्टेप करो, फिर तीसरा स्टेप करो। तो इसी तरीके से हम काम कर सकते हैं। नीचे अब यहाँ पर जो चीज़ है ना, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, अच्छा जी, फेलियर मोड। अब देखो ये कह रहा है यार आपने सब कुछ अच्छा काम कर लिया, लेकिन बाद औकात ऐसे हो सकता है कि आप लोग काम सही कर रहे हैं लेकिन वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट फिर नहीं दे रहा। आपने सब चीज़ें कर दी, आपने चेन ऑफ थॉट अप्लाई कर दिया, आपने परसिस्टेंस वाला पॉइंट अप्लाई कर दिया, सारी चीज़ें आपने खिचड़ी बना के दे दी उसको, फिर वो काम सही नहीं कर रहा। फिर वो कह रहा है कि आपने यहाँ पर डिबगिंग करनी पड़ती है, डिबगिंग हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है हो सकता है आपने उसको प्रॉम्प्ट दिए हैं और उन प्रॉम्प्ट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें 2 से 3 इंस्ट्रक्शन को ऐसे हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अब वो कंफ्यूज हो गया, एक तरफ आपको अम्मी इंस्ट्रक्शन दे रही है, एक तरफ अब्बू दे रहे हैं। अब बच्चे को दोनों तरफ पिटाइए जिसकी बात ना माने, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उस केस में आपने अपने प्रॉम्प्ट को देखना है कि भाई इस प्रॉम्प्ट में मैं कोई गलत चीज़ तो नहीं बता रहा, या मेरा एजेंट इसको मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कर रहा। आप जब देखें हमेशा ये होता है, ये बैक एंड फोर्थ जो आप काम कर रहे होते हैं ना, जब आप लोग देखा होगा आप एक बार उसे क्वेरी करते हैं वो जवाब नहीं देता, फिर उसे दूसरी बार उसको क्वेरी करते हैं और मजीद इन्हेंस करके। सिमिलरली आप प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हो, उसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर प्रोवाइड करें, लेकिन वो नहीं करते, तो फिर आप उसको चेंज करते हैं, उसको मजीद इंप्रूव करते हैं। या देखते हैं कोई ऐसा प्रॉम्प्ट जो है, एक मैं कह रहा हूँ कि फाइल को डाउनलोड कर लो, दूसरे में कह रहा हूँ फाइल को डिलीट कर दो, तो उसे नहीं पता वो क्या करता, कंप्लीट आ सकता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें बता रहा है। नीचे अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें हम बताएंगे। नीचे इन्होंने एक कस्टमर सर्विस एजेंट का एक पूरा फॉर्म बताया, उसमें सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जो चीज़ें बता रहे हैं, यहाँ देखने वाली चीज़ें नीचे अभी बताएगा। हमारे पास उन्होंने कुछ हिरार्की जो मैंने ऊपर बात की ना, ऑर्गेनाइजिंग, कि किस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उसमें क्या करता है कि पहले आप जब भी अपने एजेंट को देंगे, इसने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिए, उसे इसने लिस्ट वगैरह प्रोवाइड किए, नीचे जाते हैं, फिर इसने मजीद इसको और प्रिसाइज, पहले इसने हाई लेवल दे दिया उसको, फिर उनको मजीद डीप डाइव किया, ठीक है। पहले क्या भाई बताया कि ये चीज़ें आपने करनी है, फिर सेकेंड स्टेप में गया
उस एक एक स्टेप की उसने बताया डिटेल कि उस स्टेप को आपने कितना डीप डाइव करना है, क्या क्या चीजें करनी है। फिर नीचे गए हम लोग, फिर यहाँ पर देखें एक चीज बता रहा है सैंपल फ्रेज। देखो बातों का जैसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो हम पर्टिकुलर टाइम पे कुछ फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर एक टीचर का एजेंट है, ठीक है, या कोई कस्टमर सपोर्ट एजेंट है, कस्टमर सपोर्ट एजेंट ने बताया ना, वो क्या कर रहा होता है, बात बात आपको बोला थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे ही कर रहा होता है, जैसे मस्के लगा रहा है। तो ये बात करो, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर, जी सर, ओके सर। काम निकलने के बाद अलग चीज़ होती है, लेकिन कैसे बात कर रहा होगा। तो यही सैंपल फ्रेज भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं एजेंट को कि पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आपने ये इस्तेमाल करना। आप थैंक यू बोल सकते हो, जी सर। ये अभी पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे, ये मैंने इसलिए कहा पहले इसको देख लो, अभी हम उसकी तरफ गए नहीं। ये मार्कडाउन कहलाता है, क्या है क्यों है वो भी देखेंगे, इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बता रहा है कि आपने उससे सैंपल फ्रेज भी दे सकते हैं। नीचे आते हैं, इसके बाद ये कह रहा है कि आपने इसको सैंपल फ्रेज दे दिया, आप इसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल, कि आपका वर्कफ्लो कैसे काम करेगा, आपका टूल कैसे काम करेगा, वो जो हमने ऊपर पढ़ा था। नीचे आते हैं, टूल कॉल बता रहा था इसने कि टूल कॉल का आउटपुट क्या होगा, टूल का नाम क्या होगा। फिर यहाँ पे इसने एंड कर दिया। अब नीचे जाते हैं, और नीचे अब देखें यहाँ पर जो हमने ऊपर प्रॉम्प्ट देखा ना, उसके इसने नीचे चीज़ें बताई हैं किस तरीके से होगा। हाँ बस यहाँ पर जो अभी हमने ऊपर प्रॉम्प्ट देखा ना, उसके सेक्शन की वजाहत कर रहा है कि आपने यहाँ पर किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो आपका जो रोल एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब किस तरीके से आपका एजेंट बिहेव करेगा, वो बता दिया। दूसरा उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो हमने देखी थी, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन, कि आपका ओवरऑल गोल कहाँ होगा, आपने जाना कहाँ है, करना क्या है ओवरऑल। इसके बाद फिर उसकी सब कैटेगरी, मतलब अब हर एक जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसको डीप डाइव करना अगर करने की जरूरत है तो। नीचे इसके बाद चेन ऑफ थॉट वाला काम हो गया, आपने बता दिया कि स्टेप की डिस्क्रिप्शन ये, अब उन इस स्टेप को करना कैसे आपने वो बताया। इसके बाद आउटपुट फॉर्मेट, हमने पढ़ा था कि भाई आउटपुट फॉर्मेट भी हम डिफाइन कर सकते हैं एसडीके के अंदर। यहाँ बता देते हैं कि आउटपुट आपको किस तरह, जेसन में आना चाहिए, डिक्शनरी आनी चाहिए, एक्सएमएल में आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, ये भी हम बता सकते हैं। इसके बाद मैंने बात की एग्जाम्पल्स की, क्या बात की, एग्जाम्पल्स की एडिंग दी। इसके बाद एक एक करके, एक से ज़्यादा एग्जाम्पल भी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 10 हो सकते हैं, 1 भी हो सकती है, 1 नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल ना भी तो भी मसला नहीं है, ये सारे के सारे अच्छे रिकमेंडेड तरीके हैं, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड का मतलब पता है क्या होता है, पता है ना, कि वो चीज़ लाजमी है, उसके बगैर नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन रिकमेंड क्या है, कर लो तो अच्छी बात है, इसके बगैर भी काम चल जाएगा। लेकिन रिकमेंड याद रहे, करना बहुत ही अच्छा, लाजमी करें तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, बैकग्राउंड डेटा होता है। लाइक आप अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट बनाया, आप चाहते हैं आप मेरे बारे में कोई भी क्वेश्चन करे तो वो उसको बता, तो आप अपना कॉन्टेक्स्ट देंगे, अपना बैकग्राउंड देंगे, ये कॉन्टेक्स्ट सही होता है, जिससे हमने ऊपर पढ़ा है। कॉन्टेक्स्ट जब आप प्रोवाइड करेंगे कोई बैकग्राउंड डेटा, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट होता है। इसके बाद नीचे फाइनल इंस्ट्रक्शन, सबको आपने प्रोवाइड किया, अब फाइनल लीव के भाई आपने इस तरीके से ये काम करना है, ये सारी चीज़ें। नीचे डिलिमिटर्स बता रहे हैं कि भाई आप जब टेक्स्ट दे रहे हो उसमें आप कभी कॉमा लगा दें कि यहाँ पर आपका खत्म हुआ, इसके बाद फिर आपने दूसरा इस्तेमाल स्टार्ट किया, ये बता, ठीक है। अच्छा ऊपर जाते हैं, यहाँ कुछ चीज़ बता रही है, ये कह रहा है जब आप प्रॉम्प्ट देंगे ना तो उसमें 2 जो हमारे पास कह सकते हैं फॉर्मेट हैं, वो आपके पास एलएलएम बहुत अच्छे तरीके से समझता है। जब आप लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट देते हैं, तो उसमें 2 जो फॉर्मेट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझता है। पहला है हमारे पास मार्कडाउन, क्या है, मार्कडाउन। मार्कडाउन ना हो तो एक्सएमएल, एक्सएमएल की तरफ अभी फिलहाल नहीं। हमने क्या है, सबसे अच्छा अगर कोई फॉर्मेट एलएलएम समझता है तो वो मार्कडाउन है, क्या है, जो अभी ऊपर हम देख रहे थे, वो जो बात करते हैं ना, हैश लगा हुआ है, हैश 2 क्यों लगे हुए हैं, 3 क्यों लगे हुए हैं। तो ये फॉर्मेट जब भी याद रखें आप, जब भी कोई बड़ा लॉन्ग आप प्रॉम्प्ट देंगे तो फॉर्मेट कौन सा होगा आपका, मार्कडाउन का। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारा ये डॉक्यूमेंट था, नीचे करें, आई थिंक अब इसमें मजीद कोई चीज़
चीज़ें हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने उसमें हम कवर कर ली हैं। अब एक काम करते हैं, ज़रा गिटहब की इस पर रेपो पे जाएं जहाँ पर हमने ये देखा था certification.md, मतलब वो फाइल कौन सी थी, मार्कडाउन की। अब जरा इस फाइल को जरा देखिएगा आप, इसमें जरा देखें आप लोग, आपको कोई हेडिंग जो है बहुत बड़ी नजर आ रही होगी, जैसे HTML होता है हमारे पास। जी सर, आपका क्वेश्चन देना, उसका जवाब यहाँ पर आपको मिलेगा। कोई हमारे पास हेडिंग बहुत बड़ी आ रही है, कोई पैराग्राफ आ रहा है, कोई हेडिंग दूसरे वाले से छोटी है। हमने जो HTML आप लोगों ने पढ़ी है उसमें देखा है टैग्स होते हैं हमारे पास, H1 का टैग होता है, H2 का टैग होता है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास हेडिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले बड़ी हेडिंग किसके लिए हमारे पास, पेनावर्सिटी के, भाई इसके नीचे एक टेक्स्ट है, फिर उसकी सब हेडिंग है। तो हम जो प्रॉम्प्ट वगैरह डिफाइन करते हैं उसमें भी हमारे पास कुछ सब हेडिंग होती हैं, कुछ मेन हेडिंग होती है। उन्हीं चीज़ों को हमें डिफाइन जब करना होता है तो उसी जो हम हैश वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं चीज़ों के ज़रिए हम इस मार्कडाउन की जो हमारे पास सिंटेक्स है उसमें हम लिखते हैं। कहीं पर लिस्ट हमें प्रोवाइड करनी होती है, कहीं क्या करना होता है। अब एक काम करते हैं सर, वहाँ पर राइट कॉर्नर पे रॉ का नज़र आ रहा है ऑप्शन, सो क्लिक कर दें। नहीं, अब जरा इसे देखें, इसको जरा स्क्रॉल करें, ऊपर से जाएं, ठीक है। पहले कैसा आ रहा था हमारे पास, वो आउटपुट था इसका, वो जो तरीका हमने प्रोवाइड किया वो इसी तरीके से LLM के पास जा रहा होगा, लेकिन बिहाइंड द सीन ये दिख कैसे रहा होता है। अब आपने कहा ना कहीं पे एक हेडिंग लगी हुई थी, पेनावर्सिटी की हमारी मेन हेडिंग थी, उसके साथ कौन सा लगा हुआ है, सिंगल। इसके बाद दूसरे हमारे पास आ गया पैराग्राफ। पैराग्राफ में कहीं पर कोई बोल्ड टेक्स्ट था, डबल स्टैरिक लगा हुआ है, ये अभी हम देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। नीचे आया सब हेडिंग, 2 हैश लगे हुए, कहीं पर 3 हैश लगे हुए, कहीं पर लिस्ट बनी हुई थी वहां पर लिस्ट दिए हुए होंगे। ये सारी चीजें इसी तरीके से हम पूरे बना के लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, वरना उसको क्या पता भाई कहाँ पर हमें किस चीज को हेडिंग बनानी है, वो समझेगा भाई ये जो आपने चीज लिखी है भी सिंपल टेक्स्ट है। हम कह रहे नहीं, ये एक मेन हेडिंग है, इसके नीचे अब ये चीजें आएंगी। तो ये एक अच्छा तरीका है मार्कडाउन का। क्लियर है, समझ आया। अब जाते हैं, एक और हमारे पास रिसोर्स है, उसमें कुछ हम चीज़ें देखते हैं स्क्रॉल करके, फिर हम मार्कडाउन की तरफ मुंह बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन में, जितने भी हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बुक है आपने सब पढ़नी है। आराम से पढ़ना, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना भी आराम से नहीं कि एग्जाम आ जाए, ठीक है। आराम का मतलब ये है कि टाइम मिले, बल्कि टाइम निकालो, मिलना तो आपको वैसे भी नहीं है। जी गलगल वाली जी, ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन बता देगी। क्या बता दूँ, पेपर आपको ओपन है एजेंट दिया जाएगा, MCQ बेस्ड होगा। आंसर जानने के लिए आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, एग्जाम में कोई सवाल है किसी के पास? वैसे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया होगा, PISC होंगे तो। कितने ऐसे हैं? हर क्लास में होते हैं कुछ ना कुछ, नहीं है? अच्छा, सब उसको देख रहे हैं, कहाँ है वो, इसको पकड़ ले आता है। नहीं नहीं, हैंड रेज नहीं करना, बता रहा हूँ, आपकी जान खतरे में होगी वरना। वैसे सुनने में आया, कंफर्म नहीं है मुझे, हो सकता है आपका एग्जाम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है MCQ बेस ही होगा, फिक्र ना करें आप जी। फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं उससे आर्ट अगर करेंगे तो ये हमें इतनी दुआएं देंगे कि देख लो कितनी आवाम इज्तिमाई दुआ करेंगे हमारे लिए, ठीक है। आपका MCQ बेस होगा, आपके पास पोर्टल आपको होगा, उस पर लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे आपने पाइथन का दिया था। रिजल्ट नहीं आया, आप ये दें उसके साथ आ जाएगा। रिजल्ट की फिक्र भी करते हैं आप, बस दे दें,
अच्छी बात है, रिजल्ट नहीं आया, कोई भेदभाव नहीं हो रहा, किसी का अच्छा गया किसी का बुरा गया, सब एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद अयाज। हो गया? यहाँ पर जब आप कैगल की जाएंगे ना, हमारे पास कैगल एक प्लेटफॉर्म है, उसकी नहीं सर नहीं, पीछे कर दें इसको। हम अच्छा आप बस कर दें, बातें छोड़ा इनको, बस वो दो, इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, हमारे पास केगल एक प्लेटफॉर्म है, इसके पास हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बुक है। आप जब जाएंगे वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले आपने उसे साइन अप करना है, अगर साइन अप है तो लॉगिन कर लें। इसके बाद इस पेज पे आप लोग आ जाएंगे, यहाँ नीचे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके की कोई इमेज आएगी। इमेज के राइट कॉर्नर पे आपको एक एरो का नज़र आ रहा होगा निशान, ठीक है, आइकन, उस पर क्लिक कर दें। ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस पीडीएफ पे। ये पीडीएफ भी आपने पढ़नी है। इस पीडीएफ में बहुत अभी लंबी है, इतनी हम पढ़ नहीं सकते। कुछ इसमें चीज़ें हैं जो हमें काम करते हैं सर, स्क्रॉल करते जाएं, जो हमें लगेगा कि काम की चीज़ें वो हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। फ्री है, फ्री है। पेड होती तो हम क्यों बताते आपको, हमें पता है। एपीआई की अभी कितने लोगों ने खरीद लिया यहाँ पे? 10% भी नहीं है। अच्छा जी, नीचे करें, आउटपुट लाइन वगैरह सही है, मसला नहीं है इसमें। और नीचे करते फाइल दे देती है, सही है। अच्छा यहाँ पर आ जाए, ऊपर बढ़ो, जीरो शॉट वगैरह। हाँ जी, यहाँ देख लो, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये क्या कह रहा है हमारे पास, जनरल प्रॉम्प्टिंग, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। हमारे पास बाद वक्त आप लोग सुनेंगे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, और इस नीचे गौर करें